हेलो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ सेट एग्ज़ाम 2017 का सॉल्यूशन पार्ट 2 है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको हेल्प करेगा सीजी सेट 2024 की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 में सॉल्व किया था। यहाँ पर असर्शन ए दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट कि द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वेयर एक्स इज़ पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, सॉरी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स इज हियर एक्चुअली नॉन नेगेटिव, इज़ इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 to b वेयर b इज़ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। और इसका रीज़न दिया है कि क्यों ये इंटीग्रेबल है। इफ़ f is monotonic function defined on a closed interval ab, then f is integrable on ab। तो ये एज अ स्टेटमेंट ये ट्रू है, ये रीज़न इसका, ये एज ए स्टेटमेंट ट्रू है। इनफैक्ट ये एक रिज़ल्ट होता है कि मोनोटोनिक फंक्शन कोई भी हो अगर क्लोज इंटरवल में डिफाइन है तो उस क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन f इंटीग्रेबल हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है। अब यहाँ पर ये रीज़न क्या इस असर्शन को इम्प्लाई करता है कि नहीं, इसके लिए जस्ट हमें ये चेक करना होगा कि ये जो फंक्शन है, ये क्या मोनोटोनिक है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है अगर हम उसे देखें, यहाँ पर जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स दिया है, अगर इसका हम एक्स नॉन ज़ीरो पर इसका डेरिवेटिव लें, एफ डैश एक्स लें, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी वजह से ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, मीन्स मोनोटोनिक हो जाएगा। तो जो असर्शन दिया है उसके लिए ये जो रीज़न दिया हुआ है वो वैलिड रीज़न है कि अगर f मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो इंटीग्रेबल होता है। ये एक रिज़ल्ट है और ये ट्रू है। और चूँकि यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो रीज़न है वो असर्शन को इम्प्लाई करता है और हमारा जो असर्शन है वो भी ट्रू है। तो यहाँ पर दोनों ट्रू हैं और रीज़न आर असर्शन ए को इम्प्लाई करता है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इम्प्लाइज ए, ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि मैच द सीक्वेंस एंड इट्स टाइप। यहाँ पर 3 टाइप के मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस 3 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर 3 सीक्वेंस दिया है, हमें मैच करना है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट ए में जो सीक्वेंस दिया है an इक्वल टू -1 टू द पावर n-1, तो ये जो सीक्वेंस है अगर इसको हम देखें, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर -1, अल्टरनेट +1 -1 आता रहेगा। तो ये सीक्वेंस ऑब्वियसली बाउंडेड है और इनफैक्ट an को हम कह सकते हैं, an जो इसका अपर बाउंड है वो 1 हो जाएगा और इसका जो लोअर बाउंड है वो -1 हो जाएगा फॉर ऑल n, यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 1 के बाद फिर -1 आया, लेकिन फिर से वो टर्म्स जो नेक्स्ट टर्म है वो इंक्रीज़ हो गया, -1 से 1 हो गया। इसकी वजह से ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग नहीं है और ना ही ये अनबाउंडेड है, इनफैक्ट ये बाउंडेड है। तो जो ए है वो मैच होगा बी से, यानी सेकेंड से, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। अब अगर हम रिज़ल्ट पे आए तो यहाँ पर जो ए है, ए बाउंडेड है, तो बाउंडेड यानी कि ऑप्शन बी, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन नंबर बी और डी में आ रहा है कि जो ए है वो मैच करेगा सेकेंड से, तो डेफिनेटली मैच करेगा। इसलिए जो ऑप्शन ए है, क्योंकि ऑप्शन ए में ए थर्ड से मैच कर रहा है, जो कि इम्प्लाई कर रहा है कि सीक्वेंस से ए एन अनबाउंडेड है, वो कि जो कि पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन सी में ए मैच कर रहा है फर्स्ट से कि जो सीक्वेंस ए एन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम
सीक्वेंस bn पे आते हैं, तो bn सीक्वेंस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसके सारे टर्म्स देखते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है -1 टू द पावर n है, तो ये जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा -1। जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तब हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा, उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर थर्ड टर्म -3 हो जाएगा, फिर फोर्थ टर्म 4 हो जाएगा, फिर फिफ्थ टर्म -5 हो जाएगा, और ऐसे ही अल्टरनेट प्लस माइनस आता रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो अब इसे ध्यान से देखें तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट टर्म -1 है और सेकेंड टर्म क्या है +2 है। तो यहाँ तो क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया ना, तो इंक्रीज़ हो गया, तो इसकी वजह से ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 2, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे ये आगे बढ़ रही है। 2, 4, 6 ये जो इवन पोजीशन पर जो टर्म है वो +∞ की तरफ टेंड कर रहे हैं, और जो ऑड पोजीशन पर टर्म है वो टेंड कर रहे हैं कहाँ पर, -∞ की तरफ। तो इसकी वजह से ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, लेकिन ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग नहीं होगा। इसकी वजह से जो b है वो मैच हो जाएगा थर्ड से। तो जो हमारा b है वो थर्ड से मैच होना चाहिए, तो b थर्ड से मैच होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं b थर्ड से मैच हो रहा है, इस वाले में नहीं मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा b करेक्ट हो जाएगा। चूँकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसलिए हमें तीनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही चेक करने की ज़रूरत है जितने में हमारा काम चल जाए। हमने थर्ड को Cn को नहीं चेक किया है, Cn अपने आप ही एक ही ऑप्शन बचा है कि Cn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने B को भी ज़रूरत थी, इसकी वजह से चेक किया है। B और C में से कोई भी एक सीक्वेंस को आप चेक कर सकते हैं। तो इतना ही हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है जितना मिनिमम रिक्वायर्ड हो। आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका सिर्फ टाइम लॉस होगा और उससे कुछ मिलेगा नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अभी जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, आप इसको चेक कर सकते हैं सिंपली। मोनोटोनिक चेक करने के लिए आपको ये हेल्प करेगा, मैं यहाँ पर कुछ मेंशन कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई सीक्वेंस आपका xn है, हमें इसको देखना है कि ये मोनोटोनिक है कि नहीं। अगर हम देखें xn माइनस या xn+1 माइनस xn, अगर ये पॉजिटिव हो गया तब ये, अगर ये पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल n, अगर फॉर ऑल n अगर xn+1 माइनस xn ये पॉजिटिव हो गया तब क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है या स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उस केस में ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर ये xn+1 माइनस xn अगर ये लेस दैन इक्वल टू 0 है, तो उस केस में ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिर एक और हेल्प कर सकता है रिजल्ट कि अगर फॉर ऑल n xn/xn+1 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा कि xn ग्रेटर देन xn+1 है फॉर ऑल n। ओके, तो अगर ये रेशियो की वैल्यू अगर आपको मिल रही है कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो सीक्वेंस है xn वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। जैसे हम नेक्स्ट टर्म में गए तो क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू प्रीवियस टर्म से कम हो जा रही है, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा सीक्वेंस। ओके, और अगर यहाँ पर ये जो रेशियो है वो लेस दैन 1 हो, तो क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से मिल जाएगा xn लेस दैन xn+1 हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि जो सीक्वेंस है xn वो मोनोटोनिकली ये क्या है, इंक्रीजिंग हो जाएगा। जो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है वो क्या हो रहा है, प्रीवियस टर्म से ग्रेटर हो जा रहा है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्ट मोनोटोन हो जाएगा, या अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी मिल रही है तो स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो जाएगा, और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी नहीं मिल रही है तो जस्ट मोनोटोनिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, तो कह रहा है कि मैच द सीरीज विद द
करस्पॉन्डिंग फंक्शन। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, और चाहे तो आप टेलर सीरीज़ या टेलर थ्योरम से आप चाहें तो इनका एक्सपेंशन कर सकते हैं। मैक्लॉरेन थ्योरम से या टेलर थ्योरम से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो आपको log 1 + x का एक्सपेंशन करेंगे तो हमें ये वाली सीरीज़ मिलेगी, और tan इनवर्स x का एक्सपेंशन करेंगे तो हमें ये सीरीज़ c मिलेगी, और sin x का एक्सपेंशन इस सीरीज़ से दिया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। ए थर्ड से मिल रहा है, बी फर्स्ट से मिल रहा है, और सी सेकेंड से मिल रहा है। ये स्टैंडर्ड सीरीज़ है, इसके लिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड है सीरीज़ कि इनका जो पावर सीरीज़ एक्सपेंशन है वो किस टाइप से होता है। इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल एक्स, कॉस एक्स, ये भी आपको, इनका भी सीरीज़ फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मैच द सीक्वेंस विद देयर लिमिट सुपीरियर। तो लिमिट सुपीरियर के लिए मैं कुछ रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अगर कोई सीक्वेंस है an और वो कन्वर्जेंट है तो उसका जो लिमिट सुपीरियर होगा वो जस्ट लिमिट के बराबर ही हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इस सीक्वेंस को अगर देखें तो ये सीक्वेंस जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो बहुत ही लार्जर होता जाएगा और डिनोमिनेटर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, जिसकी वजह से ये जब डिवाइड करेंगे तो ये ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। तो हमारा ये जो ऑप्शन ए में सीक्वेंस दिया है वो एक्चुअली एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जिसकी लिमिट ज़ीरो है। इसके लिए इस रिज़ल्ट से इसका जो लिमिट सुपीरियर है वो जस्ट जीरो के बराबर ही हो जाएगा। तो जो हमारा ए है वो थर्ड ऑप्शन से मैच करना चाहिए, इसलिए हमारा फर्स्ट और ऑप्शन डी ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। ए को हमें थर्ड से मैच करना है। फिर अगर हम डी में आए तो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें भी अगर हम जब लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये जो 10 टू द पावर n है ये बहुत ही लार्जर होता जाएगा, ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, जिसकी वजह से ये जो 1/10 टू द पावर n है ये टेंड करेगा ज़ीरो की तरफ, और हमें क्या मिल जाएगा जस्ट 2/3 टाइम्स 1 - 0 यानी कि 2/3। तो ये जो ऑप्शन डी में सीक्वेंस दिया है ये भी एक्चुअली कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और इसकी लिमिट क्या है, ये कन्वर्स कर रहा है कहाँ पर, 2/3 पर। तो ये जो डी ऑप्शन है ये मैच करना चाहिए A1 से। तो डी ऑप्शन है वो 1 से मैच करना चाहिए, और ये ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, बी में नहीं मैच कर रहा है, इसके लिए बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी दोनों को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ रिज़ल्ट और मेंशन कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए कि अगर कोई सीक्वेंस है और वो उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि बाउंडेड अबव नहीं है, मीन्स ये इनफाइनाइट को एक इसका सब सीक्वेंस है जो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो उस केस के लिए जो इसका लिमिट सुपीरियर हो जाएगा बाय डेफिनीशन, ये क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ an ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर एक इसका सब सीक्वेंस मान लीजिए कि an है, ये मिल रहा है जो -इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्स कर रहा है, तो इसका जो लिमिट इन्फीरियर है वो क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर an ये -इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर हमें चूँकि जो दिया हुआ है वो लिमिट सुपीरियर के लिए हमें निकालना है। अब ये जो सीक्वेंस है -1 टू द पावर n, इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म -1 हो जाएगा, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, ऐसे करके आएगा। अब यहाँ पर एक सब सीक्वेंस इसका अगर हम इवन टर्म से अगर हम इसका सब सीक्वेंस लें तो हमें कौन सा सब सीक्वेंस मिल जाएगा, एक 1 1 1 1 एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिलेगा, और कांस्टेंट सीक्वेंस यहाँ पर मिल रहा है, और ये कहाँ कन्वर्स कर जाएगा, 1 को कन्वर्स कर जाएगा। अब अगर हम ऑड टर्म को कंसीडर करें तो एक और हमें कांस्टेंट सीक्वेंस मिल रहा है जिसका
टर्म सारे क्या है, -1 है। ओके, तो ये यहाँ पर दूसरा एक हमें सीक्वेंस मिल रहा है जो कांस्टेंट है, इसके सारे टर्म्स -1 है और ये कहाँ कन्वर्स कर रहा है, -1 को कर रहा है। अब यहाँ पर दो हमें लिमिट पॉइंट मिल गई हैं, -1 और +1, ठीक है। तो जो अगर कोई सीक्वेंस है इसकी ये ऑब्वियसली ये कन्वर्जेंट नहीं है, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है और हमें उसके सारे लिमिट पॉइंट मिल गए हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है और उसके सारे लिमिट पॉइंट मिल गए हैं, तो जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है वही क्या हो जाएगी, लिमिट सुपीरियर हो जाएगी। यहाँ पर इसका कोई भी सब सीक्वेंस लेंगे, अगर वो कन्वर्जेंट होगा, इस सीक्वेंस का अगर कोई भी सब सीक्वेंस लेंगे, अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो या तो वो 1 को कन्वर्स करेगा या तो -1 को कन्वर्स करेगा। और चूँकि यहाँ पर जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है वो 1 है, इसलिए इसकी जो लिमिट सुपीरियर है, लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगी, लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये कहाँ जाएगा, 1 से मैच करेगा। फिर अगेन यहाँ पर -1 टू द पावर n-1 टाइम्स 2n-1 है, तो ये इसका एक सबसीक्वेंस मिलेगा। अगर हम कंसीडर करें ऑड टर्म को कंसीडर करेंगे तो इसका जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड हो जाएगा, अनबाउंडेड अबव हो जाएगा। ओके, तो इसका जो लिमिट सुपीरियर होगा, जो भी मैंने रिजल्ट कुछ देर पहले मेंशन किया था कि अगर कोई भी सीक्वेंस है उसका वो बाउंडेड अबव नहीं है तो उसका जो लिमिट सुपीरियर है वो हमेशा इन्फिनिटी होगा। तो ये एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड अबव भी नहीं है और बाउंडेड बिलो भी नहीं है, तो लिमिट सुपीरियर इसका क्या हो जाएगा, +∞ हो जाएगा। और अगर इसका पूछता क्या, लिमिट इन्फीरियर पूछता तो वो -∞ हो जाता। तो हमारा जो बी है वो थर्ड से मैच करेगा, बी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक इनर प्रोडक्ट स्पेस दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा कोई दो वेक्टर हैं। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें कह रहा है, ये 3 स्टेटमेंट P, Q एंड R दिया हुआ है, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है उनका नाम क्या है ये हमें देखना है। तो ये ऑब्वियसली ये आपको पता होगा, ये फर्स्ट जो इनइक्वलिटी है इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी। और जी ये जो क्यू स्टेटमेंट दिया है ये स्वार्ज इनइक्वलिटी या स्वार्ज लेमा बोलते हैं, इसको स्वार्ज लेमा या स्वार्ज इनइक्वलिटी बोलते हैं, कभी स्वार्ज लेमा या स्वार्ज इनइक्वलिटी भी बोल देते हैं। और ये जो थर्ड ऑप्शन है ये पैरेललोग्राम लॉ है या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है कि पी क्यू जो सीक्वेंस में पी क्यू आर जो स्टेटमेंट है उसको ट्राइंगल इनइक्वलिटी, स्वार्ज इनइक्वलिटी और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये लीनियर अलजेब्रा पे बेस्ड है वेक्टर स्पेस पर। यहाँ पर W1 और W2 कोई दो वेक्टर सब स्पेसेस दिए हैं किसी सेम वेक्टर स्पेस B ओवर फील्ड F। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ये स्टेटमेंट पहला फर्स्ट है P कि Wn + W2 इज़ ऑलवेज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस B ओवर फील्ड F। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि ये कोई भी दो वेक्टर सब स्पेस है तो उनका जो सम हमेशा एक सब स्पेस बनाएगा। फिर फर्स्ट ऑप्शन जो P स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। जो स्टेटमेंट Q है W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ ऑलवेज वेक्टर सब स्पेस ऑफ B ओवर फील्ड F। तो ऑब्वियसली कोई भी दो वेक्टर सब स्पेस है तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी हमेशा एक सब स्पेस बनाता है, इसलिए स्टेटमेंट Q भी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, थ्योरम है। अब हम R स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर यूनियन लिया हुआ है, W1 यूनियन W2 इज़ ऑलवेज अ वेक्टर सब स्पेस ओवर फील्ड F ऑफ
वेक्टर स्पेस V। तो हमें मालूम है कि कोई भी दो वेक्टर सब स्पेस है तो उनका जो यूनियन है वो इन जनरल क्या होता है, सब स्पेस नहीं होता है। तो ये हमारा R जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होते हैं यूनियन के केस में वो होल्ड नहीं करते हैं। लाइक कि ग्रुप में भी होता है कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इन जनरल सब ग्रुप्स नहीं बनाता है किसी ग्रुप का। टोपोलॉजी में भी ऐसा होता है कि यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि वो अगेन एक टोपोलॉजी बनाए। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में बहुत सारे जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है वो हमेशा उस स्ट्रक्चर को वैलिडेट करते हैं। तो हमारा आर स्टेटमेंट यहाँ पर इन जनरल इनकरेक्ट है। और फिर यहाँ पर डायरेक्ट सम कह रहा है W1 डायरेक्ट सम W2 इज़ ऑलवेज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ B ओवर फील्ड F। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि ये इसका जो डायरेक्ट सम है वो भी ऑलवेज वेक्टर सब स्पेस बनाएगा। तो यहाँ पर P, Q और S जो तीन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो स्टेटमेंट R है वो इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। P, Q एंड S आर ट्रू बट R इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर दो वेक्टर स्पेस दिए हुए हैं U एंड V और सेम फील्ड, और ये दोनों क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं। और यहाँ पर W कोई भी वेक्टर सब स्पेस है V का, और यहाँ पर F U से B में एक लीनियर मैप दिया हुआ है। तो हमें रैंक नल्टी थ्योरम स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि रैंक ऑफ F प्लस नल्टी ऑफ F इज इक्वल डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ F हो जाता है। तो यहाँ पर रैंक ऑफ F प्लस नल्टी ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B दिया है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ U होना चाहिए, ये स्टेटमेंट L करेक्ट हो जाएगा। फिर अगेन डायमेंशन ऑफ B बाई W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ U, ये भी इनकरेक्ट है। जो करेक्ट रिजल्ट होता है डायमेंशन ऑफ B माइनस W, ये जो क्वोशेंट स्पेस है इसका जो डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ W के बराबर हो जाता है। तो ये L और N ये दोनों ट्रू है। तो ऑप्शन C यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। L और N हमारा स्टेटमेंट ट्रू है और K और M स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमारा ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेक्टर स्पेस या लीनियर अलजेब्रा से है। कह रहा है कि यहाँ पर एक असर्शन दिया हुआ है जिसको A से रिप्रेजेंट कर रहा है। इन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस P ओवर फील्ड F ऑफ डायमेंशन 100, यहाँ पर वेक्टर स्पेस B का डायमेंशन 100 दिया है। एनी सबसेट कंटेनिंग 110 एलिमेंट्स मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। ऑब्वियसली ये असर्शन तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशन 100 दिया है, तो 100 से ज़्यादा अगर वेक्टर होंगे तो डेफिनेटली वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ये असर्शन तो ट्रू है। अब इसका रीज़न जो दिया है उसको देखते हैं। कह रहा है कि रीज़न में एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F इज़ ईदर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस B ओवर फील्ड F और कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म द बेसिस। तो ये भी एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिया हुआ है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, तो या तो वो एक बेसिस बनाएगा और या तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि वो बेसिस बना ले। तो ये रीज़न भी ट्रू है। अब ये रीज़न भी ट्रू है और ये असर्शन भी ट्रू है। अब हमें देखना ये है कि जो रीज़न है वो असर्शन को इम्प्लाई करता है कि नहीं करता है। तो रीज़न यहाँ पर असर्शन को इम्प्लाई करता है। कैसे इम्प्लाई करता है? यहाँ पर देखिए, रीज़न में कह रहा है कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो या तो वो बेसिस होगा और या तो फिर बेसिस में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास 100 डायमेंशन का एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है और एक सबसेट है उसमें 110 एलिमेंट है। तो या तो 110 एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो उसका डायमेंशन वेक्टर स्पेस B का डायमेंशन 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और अगर वो बेसिस नहीं है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं
कि वो बेसिस बना ले, और एक्सटेंड करेंगे तो हमें कुछ और एलिमेंट उसमें ऐड करना पड़ेगा उस सेट में, तो उसका डायमेंशन 110 से भी ज़्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि डायमेंशन क्या है 100 है। तो इसका मतलब कि ये 110 एलिमेंट है वो कभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसको लीनियरली डिपेंडेंट ही होना होगा, क्योंकि अगर एक बार वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो उसका डायमेंशन 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो रीज़न है वो वैलिड है, ये असर्शन को इम्प्लाई भी करता है। तो दोनों ट्रू हैं। ऑप्शन ए आर एक्सप्लेन्स ए, आर ए को एक्सप्लेन करता है या इम्प्लाई करता है, और बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डब्ल्यू बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस बी ओवर फील्ड एफ। यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट ए कि डब्ल्यू इज़ वेक्टर सब स्पेस, यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट पे कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, और यहाँ स्टेटमेंट ए है कि डब्ल्यू इज़ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस बी ओवर फील्ड एफ, और सी दिया है कंडीशन कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू implies a alpha plus b beta belongs to w, then which is correct। तो अगर हमें रिकॉल करें एक रिजल्ट की वेक्टर स्पेस में हमें बताया जाता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट वेक्टर सब स्पेस तब और तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो अगर वेक्टर सब स्पेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई नॉन एम्प्टी सबसेट, तो वो डेफिनेटली वेक्टर सब स्पेस होगा, यानी कि जो ए है वो सी को इम्प्लाई करता है और सी से इम्प्लाई होता है, यानी कि ये दोनों कंडीशन इक्विवेलेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सब स्पेस के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है कि हम ये चेक कर लें कि वो नॉन एम्प्टी है, और कोई भी दो फील्ड के एलिमेंट हों ए बी, और कोई भी दो आर्बिट्रेरी वेक्टर हों डब्ल्यू के, तो अगर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा डब्ल्यू में बिलोंग कर जाए तो वो डेफिनेटली वो वेक्टर सब स्पेस बनाएगा। तो ये एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है वेक्टर सब स्पेस चेक करने के लिए। तो ये ए और सी दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द डायमेंशन ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी और फील्ड एफ इज़ एन। यहाँ पर डायमेंशन जो दिया हुआ है वेक्टर स्पेस बी का और फील्ड एफ एन दिया हुआ है, देन एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट वी मे हैव एट द मोस्ट। तो अगर डायमेंशन वेक्टर स्पेस बी का डायमेंशन जो है वो दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ बी ये एन दिया हुआ है, तो कोई भी आप सेट लेंगे अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसमें एटमोस्ट एन एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर एन से ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो या तो वो बेसिस बनाएगा और या तो फिर हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस के फॉर्म में। तो इन दोनों केस के लिए फिर वो उसका डायमेंशन एन से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है डायमेंशन एन दिया है। इसकी वजह से कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा बी का तो वो एट मोस्ट एन एलिमेंट ही रखेगा, इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं रख सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, इफ़ अ सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू एल देन द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ average of first n terms of xn also converges to L. This is called। तो इस फॉर्म में शायद आपको समझने में दिक्कत हो रही हो। ये जो स्टेटमेंट दिया है उसके कहने का सेंस ये है कि अगर कोई सीक्वेंस xn है और ये कन्वर्ज कर रहा है L को, और इसके पार्शियल सम ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर हम लें, यानी कि किसको लें, फर्स्ट n टर्म्स क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn, और इसका एवरेज लें, यानी n टर्म है, फर्स्ट n टर्म है तो हमें n से डिवाइड करना है। ये अगर हम Sn नाम दें इसको, अगर हम इसे Sn नाम दें तो ये जो सीक्वेंस मिलेगा Sn ये भी कन्वर्ज करेगा L को। ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब इस स्टेटमेंट
ये रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट का नाम क्या है ये हमसे पूछ रहा है। स्टेटमेंट का मीनिंग यही है कि अगर कोई सीक्वेंस xn है तो l को कन्वर्स कर रहा है, तो उसका जो अरिथमेटिक मीन होगा और फर्स्ट n टर्म या एवरेज होगा, उससे जो हम नया सीक्वेंस sn बनाएंगे वो भी सेम लिमिट l को कन्वर्स करेगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स, और ये बहुत ही यूज़फुल रिज़ल्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और कहीं पर डाउट है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।